हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ ही रहे थे। उसमें हम लोग अब तक प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी जैसे चैप्टर पूरा हो जाता है तब उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, विद्युत सेल। अब जो विद्युत सेल है, सॉरी सेल, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल। अब सेल क्या होता है बेटा, पहले आप लोग समझ लीजिए। सेल बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक प्लस, एक माइनस, ये होते हैं सेल के कैथोड, सॉरी इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। और ये जो पात्र होता है, इसके अंदर एक विलयन भरा होता है जिसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो हम सेल के बारे में पढ़ते हैं पहले। सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। क्या कहलाती है वो? सेल कहलाता है। सेल की क्या है परिभाषा? ये क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। जिसमें और एक इसका क्या होता है? विलयन। जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो कहाँ रखे हुए होते हैं? एक विलयन में रखे हुए होते हैं। उस विलयन को बोलते हैं विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल की परिभाषा के बारे में पता कर लिया। सेल जो है एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो लिखिए भैया, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अब जो है सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको एक विलयन में रखा जाता है। इस विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस विलयन को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। अब पहले अपन लोग चित्र बना लेते हैं एक छोटा सा। देखिए, दो इलेक्ट्रोड बना देते हैं। ठीक है। प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। यहां पर एक विलयन भरा हुआ होता है, ठीक है। इस विलयन को बोलते हैं विद्युत अपघट्य, ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इन दोनों को? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं सेलों के प्रकार। जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सेलों के प्रकार, ठीक है। अब सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत होती हो तो जब मैं बोलता हूं तो उसके साथ लिख लिया करो। सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक सेल, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनको केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है, कॉमा, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिनको केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाते हैं, अर्थात इनको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में एक होता है डैनियल सेल। मैं आपको प्रयोग के दौरान इनको बनाकर भी दिखाऊंगा। डैनियल सेल होता है, एक लेक्लांसी सेल होता है, लेक्लांसी सेल होता है, एक और होता है शुष्क सेल, जो आप छोटी क्लासों में भी पढ़कर आए हो, शुष्क सेल, ठीक है। जो दूसरा टाइप आता है वो है द्वितीयक सेल का, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। ये क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनको बार बार उपयोग में लाया जाता है। ऐसे सेल जिनको बार बार उपयोग में लाया जाता है, कॉमा, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। मतलब जिनको बार बार चार्ज किया जा सकता है उनको द्वितीयक सेल बोलते हैं। उदाहरण, सीसा संचायक सेल। अच्छा, जो मोबाइल की बैटरी है वो कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? आप ये देखिए, उसको बार बार चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसलिए कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल है, ठीक है। तो अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए, ठीक है। मैं मिटा देता हूं। ये सेल वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ, इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और आज ही इसका क्या करना है? रिवीजन करके ढंग से याद करना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब क्या होता है बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध? आपको प्रतिरोध की परिभाषा पहले से ही पता है। मान लो ये इलेक्ट्रोड है। वास्तव में सेल की क्रियाविधि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। तो यहाँ से जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो धनायन जो है वो यहाँ से माइनस वाले पर जाते हैं और जो ऋणायन है वो यहाँ से आते हैं। तो बीच में क्या होता है? विलयन भरा होता है। तो विलयन के कणों से और अन्य आयनों से जो ये आयन है, इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, क्योंकि धन इलेक्ट्रोड की ओर ऋणायन आएगा और ऋण इलेक्ट्रोड की ओर क्या आएगा? धनायन आएगा। तो इनको विद्युत अपघट्य में से गुजरना पड़ता है, जिससे ये क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य के कणों से क्या करते हैं? टकराते हैं, आयनों से टकराते हैं। तो इनके मार्ग में क्या उत्पन्न होती है? एक बाधा उत्पन्न होती है,
उसी बाधा को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा परिभाषा। विद्युत अपघट्य के कारण सेल के अंदर आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे नॉर्मली इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि सेल के प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे? प्रतिरोध किसी का भी हो उसका मात्रक ओम ही आएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना सेल का आंतरिक प्रतिरोध? सेल के आंतरिक प्रतिरोध जो है वो सेल के अंदर आयनों के प्रवाह में जो बाधा आ रही है उस बाधा को ही क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अब एक छोटा सा यहां और हेडिंग लगा लेते हैं, या आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, तो लिखिए बेटा, समझाता हूं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब वो कारक कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, पहला तो आप सेल को देख लीजिए। ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड हैं और अब विद्युत अपघट्य है। तो पहला तो जो विद्युत अपघट्य है उसकी प्रकृति, पहला क्या है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। दूसरा जो है इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, देखिए अब पहला तो इसकी प्रकृति, आपने किसका सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसमें कितने आयन हैं, कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से क्या होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध है चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये कितनी दूरी पर हैं। जब जितनी ज़्यादा दूरी पर आएंगे तो आयनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उतने ही आयनों से टक्कर करनी पड़ेगी, टक्कर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी पर क्या चेंज हो जाएगा? प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। दूसरा जो है इलेक्ट्रोडों के मध्य क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल। जैसे ये इलेक्ट्रोड अगर कम क्षेत्रफल का है तो, या अगर मान लेते हैं ज्यादा क्षेत्रफल का है तो ज्यादा आयन आसानी से चिपक पाएंगे। अगर कम क्षेत्रफल पर आए तो आयनों को चिपकने में दिक्कत होगी, तो आकर पहुंचकर उनको एक यहाँ से आएंगे। अगर ज्यादा हुए तो आपस में कोई यहाँ चिपक जाएगा, कोई यहाँ चिपक जाएगा, लेकिन ये कम क्षेत्रफल हुआ तो वो आपस में ही टकराने लगेंगे, जिससे उसका क्षेत्रफल क्या हो, उसका जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीन कारक है मुख्यतः, आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक आधार है इसका,
जो सेल को पढ़ने से पहले हमें इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम कल जो है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको करने से पहले आपको ये वाला ढंग से देख कर आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक।